Hello dear students, once again welcoming you all to this awesome platform of education, that is MK Jain classes. And here in this lecture we'll study about today the applications of biotechnology. हम लोगों ने स्टार्ट तो कर ही लिया था एप्लीकेशंस के बारे में, तो हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कल बायोटेक का कि कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर में, अपनी मेडिसिनल मतलब मेडिसिन्स के अंदर, मेडिसिनल इंडस्ट्री जो हमारी होती है फार्मास्यूटिकल्स में, किस लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन काइंड या मैन काइंड की बेटरमेंट के लिए हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो वो एप्लीकेशंस हमने सारी कल पढ़ ली थी। कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी की? थेरेप्यूटिक्स में, डायग्नोसिस में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए जिनको हम ट्रांसजेनिक्स भी बोलते हैं, अभी बताऊंगी आज उनके बारे में भी, फूड प्रोसेसिंग, बायोरेमिडिएशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड फ्यूल प्रोडक्शन में। उसके अलावा हमने कल बात की थी बेटा क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़ के बारे में। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन जो एग्रीकल्चर में है, तो एग्रीकल्चर को हमने कैसे बढ़ाया था? एक तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की कल बात कर ली थी, और ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे उनके बारे में बात कर ली। तो साइडवेज हमारे पास 1950s में और हमने क्या स्टार्ट कर दिया था प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए? हमने टिश्यू कल्चर स्टार्ट कर दिया था, है ना। टिश्यू कल्चर में हमने माइक्रो प्रोपगेशन की हेल्प ली, हमने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प ली, और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या किया था? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। और एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल भी दिया हुआ बेटा इसका, क्या किया गया था? टोमेटो और पोटैटो। मैंने कहा था ना कि दो अलग अलग प्लांट से सेल्स ले लीजिए, एक क्वालिटी आपको किसी की लेनी है, दूसरी क्वालिटी किसी की लेनी है, तो दोनों डिजायर्ड प्लांट से सेल ले लिया, सेल की बाहर की सेल वॉल को डाइजेस्ट करवा लिया, तो अंदर क्या बचा? प्रोटोप्लास्ट। दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करवा दिया। इसके लिए वो अलग बात है, कैल्शियम आयन, वो सब कंडीशंस हमें देनी पड़ेंगी। वो जब आप हायर क्लासेस में डिटेल में ये सब चीज़ें पढ़ोगे तो वहाँ उनके बारे में बात की जाएगी। तो जब दोनों सेल, तो हमने टोमेटो का सेल लिया, हमने पोटैटो का सेल लिया, ये सेल, इनके बाहर की सेल वॉल को हमने डाइजेस्ट करा दिया और दोनों को हमने करा दिया फ्यूज़। तो ये क्या बन गया? सोमेटिक हाइब्रिड। मज़े आ गए मैडम, ऐसे भी करवा सकते हैं। तो हम इस सेल के अंदर, इससे जब प्लांट बना तो उसके अंदर तो टोमेटो पोटैटो दोनों के गुण आ गए, पर ऐसा हो नहीं पाया। वैसे यूजुअली हो जाता है, इस केस में नहीं हो पाया। लेकिन इससे जो हाइब्रिड प्लांट बना उसका नेम पता क्या था? द नेम ऑफ दैट प्लांट वॉज पोमैटो। टोमेटो और पोटैटो को मिलके क्या बना दिया था? पोमैटो। लेकिन ये क्या रहा, इसके ऊपर वो डिज़ायर्ड फ्रूट हम जो चाह रहे थे वो नहीं आ पाए। अदरवाइज बहुत सारे केसेस में प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हमारा सक्सेसफुल रहा है। अच्छा, इसके बाद बेटा टिश्यू कल्चर तो चल ही रहा था, साथ साथ फिर हमने किसकी हेल्प लेनी शुरू कर दी? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी शुरू कर दी फॉर इंक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड। क्रॉप का यील्ड बढ़ाने के लिए, उनको मोर टॉलरेंट बनाने के लिए, पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए, उनकी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से बचने के लिए, मिनरल यूसेज जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिवली वो यूज़ कर पाएँ, और न्यूट्रिशनल वैल्यू हम अपने क्रॉप के अंदर या यील्ड के अंदर बढ़ा पाएँ। तो ये सभी काम हमने कैसे किए थे? बाय मीन्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। तो अभी इनमें से हम एक दो चीज़ें उठाएंगे और उन्हीं को डिटेल में लेंगे। देखो, हमने एक चीज़ तो यहाँ पे क्या बात की कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने अपने प्लांट को कैसा बना लिया? पेस्ट रेजिस्टेंट बना लिया। तो अब एग्रीकल्चर में यही वाली एप्लीकेशन, और एक एप्लीकेशन और, एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड। फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम कैसे एनरिच कर सकते हैं? बाय यूजिंग दी बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हम ये वाली एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या हाथ है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। और उसमें सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आ जाता है बेटा बीटी कॉटन का। तो क्या है बीटी कॉटन? ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ये एक या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कह दो, ये एक जीएमओ है। या हमने इसको क्या बना दिया? ट्रांसजेनिक बना दिया। ट्रांस का मतलब समझते हो? ट्रांसफ़र करवा दिया। किसको? एक जीन को। इसके अंदर कुछ एक जीन था, इसका जीन काटा, उसकी जगह हमने कोई और जीन वहाँ पे लाके फिट कर दिया, तो इसको ट्रांस ही तो बोलेंगे ना, ट्रांसफ़र कर दिया। एक डिज़ायर्ड जीन किसके जीनोम में? कॉटन के प्लांट में। तो ये क्या बन गया? एक ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया। ये क्या बन गया? एक ट्रांसजेनिक प्लांट, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक्स बोल देते हैं सिंपली। तो एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या हाथ है? क्या हाथ है बेटा? तो मुझे ना इससे पहले एक स्लाइड बनानी पड़ेगी। चलो, एप्लीकेशंस ऑफ
बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। क्या एप्लीकेशन है बेटा बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में? तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, हमने अपनी क्रॉप्स को कैसा बनवा लिया, पेस्ट रेजिस्टेंट। तो हमने क्या डेवलप कर ली, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। और इन पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स में बेटा हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे बीटी कॉटन, और दूसरी चीज़ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आरएनए इंटरफेरेंस। बीटी कॉटन एंड आरएनए इंटरफेरेंस। सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या रहेगा, बीटी कॉटन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमने एक नए जीन का एडिशन करवाना है। ये प्रोसेस कैसे होती है, एक नया जीन हम पुराने की जगह ऐड कर देंगे। इस नए जीन के एडिशन की वजह से प्लांट के अंदर चेंजेस आएंगे और वो क्या बन जाएगा, एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन जाएगा। अब इसको कीड़े मकोड़े नहीं खा सकते। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस। ये बेसिकली होता है बेटा टोबैको में हमारे पास जो एग्जाम्पल है बुक में वो टोबैको का है। और इसमें हम क्या करवाएंगे, इसमें हमने जीन का एडिशन नहीं करवाना, हमने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जीन है हमने वहाँ पे जीन की साइलेंसिंग करवानी है। क्या करवानी है, जीन की साइलेंसिंग करवानी है। जीन को साइलेंस करवाना है, वो जीन जो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उस जीन को हमने साइलेंस करवा देना है। तो यहाँ पे जीन एडिशन से काम होगा, और यहाँ पे इसको हम पेस्ट रेजिस्टेंट कैसे बनाएंगे, जीन साइलेंसिंग से। और हम क्या एग्जाम्पल लेंगे बेटा, और हम एग्जाम्पल लेंगे, हमने भी क्या लिखा था एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, कि न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर हमें अपनी क्रॉप्स की बढ़ानी है ना, टू एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू या न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी अगर हमें बढ़ानी है अपनी क्रॉप के अंदर, तो यहाँ पे भी बायोटेक का काफ़ी बड़ा हाथ है। और यहाँ पे एग्जाम्पल पता हम किसका पढ़ेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे बेटा अपने गोल्डन राइस का। इसके अलावा भी बेटा हमारे पास एक एग्जाम्पल होगा जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हिरुडिन के बारे में, एंटीकोएगुलेंट के बारे में, मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द प्लांट, मेडिसिनल वैल्यू ऑफ प्लांट। क्यों हम प्लांट से क्या प्रोड्यूस करवाएंगे, एक एंटी कोएगुलेंट। और वो एंटी कोएगुलेंट कौन सा, दैट इज हिरुडिन। कहाँ से मिलता है वैसे, हमें लीच से मिलता है ये, ठीक है। तो बेटा और यहाँ पे हम बात करेंगे गोल्डन राइस की, तो ये हमारा आज का मुद्दा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप के बारे में बात कर लेते हैं। उसमें पहली हमारे पास आ जाती है बेटा बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन क्या है, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है। यहाँ पे बीटी स्टैंड्स फॉर, किसके लिए स्टैंड करता है, बीटी मीन्स बैसिलस थ्यूरिन जीएनेसिस। तो स्पेलिंग्स पे बेटा ध्यान देना, स्पेलिंग्स मत गड़बड़ करना। तो बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस। और आपको इसकी स्टोरी पता ही है, क्या स्टोरी है। यहाँ पे एक पेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉटन बॉल वॉर्म। पेस्ट कौन है यहाँ पे, पेस्ट इज कॉटन बॉल वॉर्म। इसके नाम से ही पता चल रहा है, देखो यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी की इमेज के अंदर भी दिखाया हुआ है। ये है कॉटन का फ्लावर, और कॉटन के फ्लावर के अंदर ये क्या लगी हुई है, हमारे पास भाई कॉटन है ना। अभी देखो ये फूल है खिला हुआ, इसमें कॉटन पूरी भर भर के कॉटन आई हुई है, कॉटन का लिंट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये वो वाला फ्लावर है जिसको पेस्ट ने अटैक कर दिया। पेस्ट क्या कर गया, इसकी सारी के सारा जो लिंट है, जो पूरी कॉटन है, उसको खा गया। तो क्या बचा, खाली फूल। कितनी बुरी तरह से अफेक्टेड है ये, और ये पूरा खिला हुआ। हमें कैसे चाहिए होते हैं, अगर हमें कॉटन चाहिए, हमें ऐसे प्लांट, ऐसे फ्लावर चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। तो ऐसा इनको कौन कर रहा है, पेस्ट। कौन सा पेस्ट कर रहा है, कॉटन बॉल वॉर्म कर रहा है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि ये कॉटन बॉल वॉर्म से हम इसको बचा पाएँ। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हम क्या करते थे, स्प्रे मार देते थे पेस्टिसाइड का। तो क्या वो हमारे लिए ओके है, ये काम नहीं करना, केमिकल्स यूज़ नहीं करने, है ना। सॉइल पे भी उसका इम्पैक्ट आता है, ह्यूमन हेल्थ पे भी उसका इम्पैक्ट आता है, और प्लांट पे भी कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आता है। तो केमिकल्स हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने क्या तोड़ निकाला, हमने थोड़ा दिमाग लगाया, एंड वी मेक यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कैसे हमने यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी लगाई, साइंटिस्ट ने क्या देखा
कि भैया यहाँ पे अगर हम स्प्रे करते हैं, मैंने बताया था ना बैसिलस thuringiensis के स्पोर्स, उनको पानी में घोल के उनका स्प्रे कर दिया गया, तो जब ये कॉटन बॉलवॉर्म, ये पेस्ट जब आता है, अगर तो दो ही चीज़ों पे फीड करेगा, या तो प्लांट के ऊपर करेगा या फिर जो हमने स्प्रे मारा हुआ बैसिलस thuringiensis के स्पोर्स का, उन स्पोर्स को खाएगा। तो जब प्लांट को खाया तो मौजें हो गई उसकी, लेकिन जब अगर उस गलती से वो फीड कर गया बैसिलस thuringiensis के स्पोर्स के ऊपर, कहाँ पढ़ा था हमने ये माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, तो अगर वो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के स्पोर्स के ऊपर फीड कर गया तो कुछ देर के बाद उस पेस्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कि हैं ये तो मज़ा आ गया। तो इस बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के स्पोर्स के अंदर ऐसा कुछ था जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो रही थी, और वो उसके अंदर क्या था पता क्या है, इस बैसिलस thuringiensis के जीनोम के अंदर होते हैं एक स्पेसिफिक जीन, जिनको हम बोलते हैं बेटा क्राई जीन्स। ये क्राई जीन का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। ये क्या बनाएगा, जब ये एक्सप्रेस करेंगे, जब ये स्पोर्स को इंसेक्ट इंजेक्ट कर लेगा, इंसेक्ट की बॉडी में जाएंगे, वहाँ पे जाके जब ये जीन्स एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं बेटा क्रिस्टलाइजेबल। इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, प्रोटीन कैसे हैं, क्रिस्टलाइजेबल। इसीलिए हम इनका बड़ा एक कहते हैं ना पेट नेम रख लिया हमने, हम इनको बोल देते हैं क्राई प्रोटीन्स। तो ये जीन किसके लिए कोड कर रहे हैं, क्राई प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहे हैं। और ये जो क्राई प्रोटीन्स हैं इनको, ये क्या होते हैं, यूजुअली दीज आर इनएक्टिव। इनएक्टिव, जब ये इनएक्टिव होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये है प्रोटॉक्सिन। क्राई प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं कि प्रोटॉक्सिन्स बनाएंगे, लेकिन वो प्रोटॉक्सिन क्या है, इसका एक इनएक्टिव मोड है। लेकिन अगर किसी तरह इसको हम दे दें बेटा एल्केलाइन पीएच, हमने दे दिया एल्केलाइन पीएच, तो ये जो इनएक्टिव फॉर्म है ना ये एक्टिव में चेंज हो जाती है। और एक्टिव फॉर्म क्या होती है प्रोटीन की, दैट इज एंडोटॉक्सिन। प्रोटीन क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, एंडोटॉक्सिन। और ये एंडोटॉक्सिन क्या कर देती है, किल्स दी पेस्ट। किल्स दी पेस्ट। कैसे पेस्ट ने किल किया, जब बैसिलस thuringiensis का स्पोर, क्योंकि हमने क्या किया, प्लांट के ऊपर छिड़काव कर दिया। माइक्रोब वाले चैप्टर में जब हमने बायो कंट्रोल एजेंट्स की और वो बायो पेस्टिसाइड्स वगैरह की बात की थी, तो हमने क्या किया, वहाँ पे एग्जांपल पढ़ा था कि कॉटन के प्लांट को अगर कीड़ा लगने से बचाना है तो उसके ऊपर बैसिलस thuringiensis के स्पोर्स का छिड़काव कर दो। तो जब ये पेस्ट आएगा या तो प्लांट को खाएगा या वो स्पोर्स दिखेंगे उनको खाएगा। तो स्पोर जब उसके पेट में गया, उसकी गट के अंदर गया, तो इस बैसिलस के स्पोर्स के अंदर क्या प्रेजेंट थे, क्राइजीन, वो एक्सप्रेस कर गए, उन्होंने अपना प्रोटीन बनाया। और वो प्रोटीन कौन सा बना, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। लेकिन इंसेक्ट की गट के अंदर क्या था, एल्केलाइन पीएच होता है। कहाँ पे होता है, इन गट ऑफ इंसेक्ट। ये जो एल्केलाइन पीएच था जो ज़रूरी था उसकी उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, वो ऑलरेडी इंसेक्ट की गट के अंदर मिल गया। और इंसेक्ट के लिए क्या हो गया भाई, बुरी हालत हो गई। क्यों, जैसे ही इन्होंने क्राई प्रोटीन ने बनाया तो प्रोटॉक्सिन था, लेकिन जैसे ही एल्केलाइन पीएच मिलता है प्रोटॉक्सिन को, वो चेंज हो जाती है एंडोटॉक्सिन में। और एंडोटॉक्सिन ने क्या किया, इंसेक्ट की जो सारी इंटेस्टाइनल लाइनिंग थी, जो गट की एपिथेलियल लाइनिंग थी, सारी का लाइसिस कर दिया, पंक्चर कर दिया उसको। सारी की सारी इंटेस्टाइनल, ये आप क्या होंगे ना, एपिथेलियल लाइनिंग पंक्चर हो गई, फट गई, बुरा हाल हो गया। तो क्या करेगा, इंसेक्ट विल डाई। बच गए। तो साइंटिस्ट ने यहाँ से आइडिया लिया कि बैसिलस के अंदर ऐसा क्या था। उन्होंने जब पता लगाया तो बैसिलस के अंदर ऐसा क्या था जिसने इंसेक्ट को मार दिया, वो थे उसके जीनोम के क्राई जीन्स। फिर बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने बताओ क्या किया, उन्होंने बैसिलस के जीनोम से इन क्राई जीन को निकाला। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, क्राई जीन्स निकाले, क्राई जीन्स फ्रॉम बीटी, बैसिलस thuringiensis यहाँ से निकाले, और उनको किसके अंदर डाल दिया, इनकॉर्पोरेटेड इनटू कॉटन प्लांट जीनोम। कॉटन के प्लांट के जीनोम के अंदर उनको डाल दिया। कैसे डालेंगे भाई, वेक्टर के साथ एडिशन करवाना पड़ेगा। और प्लांट के केस में मैंने वेक्टर आपको क्या बताया था, क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस से क्या निकाला था हमने, अब बार बार ये बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, इससे हमने क्या निकाला था, टी आई प्लाज्मिड।
ठीक है बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल गए, तो हमने बैसिलस thuringiensis के जीनोम से काट लिया जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको बिठा दिया वेक्टर। वेक्टर क्या है? टीआई प्लाज्मिड। कहाँ से मिला हमें ये वेक्टर? ये टीआई प्लाज्मिड मिला हमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन से, वहाँ से लिया वेक्टर। वेक्टर को भी कट लगाया और उस कट लगा के इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में बिठा दिया। अब इस वेक्टर को हमने कहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया? इन दी जीनोम ऑफ द कॉटन प्लांट। और वहाँ पे क्या हो गया? कॉटन प्लांट के अंदर जाके ये क्या करने लग गया? उसके साथ जुड़ गया, रेप्लिकेट किया, ट्रांसक्राइब किया, ट्रांसलेट किया, और प्लांट ने क्या प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए? क्राई प्रोटीन्स। कोई बात नहीं, आने दो अब पेस्ट को, अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप इकलौते ही लड़ लेंगे। आने दो पेस्ट को, खाने दो, हमारे किसी सेल के ऊपर फीड करने दो। जैसे ही इंसेक्ट आएगा या पेस्ट जो भी है वो आएगा, फीड करेगा किसी भी सेल के अंदर, हर सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्या प्रेजेंट होगा? ये वाले क्राई जीन। और वो उन्होंने क्या बना रखे हैं? जब वो पेस्ट के अंदर जाएंगे क्या बन जाएंगे? क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन फिर उसकी गट के अंदर क्या मिलेगा? एल्केलाइन पीएच। वहाँ पे वो चेंज हो जाएंगे एंडोटॉक्सिन में, और क्या करवा देंगे? लाइसिस ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द गट ऑफ द पेस्ट, और पेस्ट मर जाएगा। तो प्लांट बिकेम, क्या हो गया? प्लांट को बन गया ये पेस्ट रेजिस्टेंट। तो समझ में आया हमने क्या किया? अगर बायोटेक्नोलॉजी नहीं होती तो इस जीन को, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के जीन को हम बैसिलस से निकाल के प्लांट में कैसे डालते? तो बायोटेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल हो पाया और हमने कर दिया। तो कॉटन के प्लांट को हमने कैसा बना दिया? रेजिस्टेंट। किससे बनाया? जीन कहाँ से लिया? बीटी से, बैसिलस thuringiensis। इसीलिए इस वाली ट्रांसजेनिक या मॉडिफाइड या मैनिपुलेटेड कॉटन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बीटी कॉटन। और इसी तरीके से ना बेटा हमने और बहुत सारे प्लांट्स जो हैं डेवलप कराए हैं। ये जो बीटी बैसिलस से जीन ले लेके हमने बहुत सारी क्रॉप्स को करवाया है, और भी पेस्ट रेजिस्टेंट। पता कौन कौन आती हैं इसमें? बीटी कॉटन तो है ही, बीटी कॉटन के अलावा हमारे पास है बीटी राइस, इसके अलावा है हमारे पास बीटी पोटैटो, इसके अलावा हमने बनाए हैं बीटी टोमेटो, और हमने बनाए हैं बीटी ब्रिंजल, और हमने बनाए हैं बेटा बीटी सोयाबीन। सारी की सारी चीज़ें बीटी 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 मेज या बीटी कॉर्न, ये लो, इतनी सारी चीज़ों को हमने पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया। जब हम एक बार इसमें सक्सेसफुल हो गए कि अरे वाह, कॉटन का प्लांट तो पेस्ट से बच गया, अब जो यील्ड है प्लांट का दबा के आ रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई प्लांट से, तो हमने क्या किया? यही वाली टेक्निक को फिर अदर प्लांट्स के अंदर भी यूज़ किया। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है कि ये जो क्राई जीन्स हैं या जो ये क्राई प्रोटीन्स हैं, ये क्राई प्रोटीन्स क्या है, या जो ये क्राई जीन्स हैं, ये नहीं है कि उठाया बैसिलस के, उठाए एक ही क्राई जीन उठाई और सबके अंदर डाल दिए, नहीं। ये जो क्राई जीन होते हैं ना बेटा, ये प्लांट और इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक फॉर plant as well as for insect। स्पेसिफिक का मतलब ये नहीं है कोई भी क्राइजीन किसी में भी चलेगा, या कोई भी क्राइजीन किसी भी प्लांट के अंदर आप बनवा दो, नहीं। देखो अभी एग्जाम्पल भी हमारी एनसीईआरटी ने दिया हुआ। हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है? हमारे पास क्राइजीन की टाइप लिखी है उन्होंने, एक है हमारे पास क्राई 1AC और एक है हमारे पास क्राई 2AB। देखो ये जीन पूरी लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखा हुआ है? ये वाले जो जीन्स हैं ये किसके लिए हैं? दीज आर फॉर कॉटन प्लांट। या ये वाले क्राई जीन किसके अगेंस्ट प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे? कॉटन बॉल वॉर्म। और एक हमारे पास कैटेगरी होती है क्राई 1AB। ये वाले जो जीन है क्राई 1AB वाले, ये हमें किसके अंदर डालने चाहिए? ये वाला प्रोटीन जो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, किसके लिए? कॉर्न बोरर। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्राई जीन्स हैं, वो हमें देखने हैं। अब जैसे ये वाला जीन है, ये वाला जीन कॉटन में काम नहीं करेगा, कॉटन के बॉल वॉर्म के अगेंस्ट काम नहीं करेगा। ये वाला, ये किसके अगेंस्ट काम करेगा? जो कॉर्न, मक्के को नहीं लग जाता वो कीड़ा, उसको अंदर से बोर करता रहता, अंदर ही अंदर घुन लगाता रहता, उसको छेद कर देता है। तो कॉर्न बोरर के लिए ये वाला क्राई जीन यूज़ करना है। अगर हमें कॉटन के वॉर्म को मारना है तो हमें ये वाले क्राई जीन यूज़ करने पड़ेंगे। तो कौन सा पेस्ट है
किस प्लांट में हमें यूज़ करना है उसके हिसाब से स्पेसिफिक होते हैं हमारे पास क्राई प्रोटीन। तो ये एग्जाम्पल क्योंकि एनसीईआरटी का है बेटा, तो ये हमारे लिए हो जाता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो ये एग्जाम्पल, ये लाइन हमें क्या बता रही है कि जो क्राई जीन्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते कोई भी उठाया किसी में पटक के मार दिया, नहीं 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 नहीं। ये जो इतने सारे मैंने लिखे हैं ना, बीटी राइस बनाया, बीटी क्या ये वो, तो कौन से क्राइजीन, यहाँ में सब में सेम ही क्राइजीन नहीं ठूस दिए हम लोगों ने, हर एक के अंदर देखो हर एक का पेस्ट कौन है और कौन से प्लांट में आप जीन इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। तो प्लांट की भी स्पेसिफिसिटी काम करती है यहाँ पे और इंसेक्ट की भी, कि ये वाले क्राइजीन इसके ऊपर इफेक्टिव होंगे उस पर नहीं होंगे। तो वो इफेक्टिवनेस भी तो देखनी है ना, ये नहीं है कि उठा के डाल दिया उन्होंने, काम ही नहीं किया जीन्स ने। तो हमें देखने पड़ते हैं कौन से क्राइजीन कौन से प्लांट में डालने हैं और किस पेस्ट के अगेंस्ट हमें वो यूज़ करने हैं, तो वो स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शन में। ओके अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या दिए हुए हैं कि बेटा ये जो क्राइजीन वाला, जो ये क्राइजीन्स हैं, हम किस किस पेस्ट के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। 3 कैटेगरी हैं यहाँ पे, 3 क्लासेस हैं इंसेक्ट्स की, और वो 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं, वो 3 क्लासेस हैं हमारे पास। एक तो आ जाते हैं लेपिडोप्टेरन्स, लेपिडोप्टेरन्स सब एनसीईआरटी के अंदर है हमारा ये। दूसरी क्लास हमारे पास आ जाती है बेटा कोलियोप्टेरन्स, और तीसरी क्लास हमारे पास आ जाती है बेटा डिप्टेरा। जैसे हमने इंसेक्टा पढ़ी थी ना, आर्थ्रोपोडा के अंदर हमने क्या पढ़ी थी, क्लास उसकी इंसेक्टा। इंसेक्टा की आगे सब क्लासेस हैं, किसकी हैं, इंसेक्टा की। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये किसकी क्लासिफिकेशन चल रही है, इंसेक्टा। और इंसेक्टा किससे बिलोंग करता है, दिस बिलोंग्स टू दी आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में ही तो पढ़े थे ना हमने सारे कीड़े मकोड़े। तो आर्थ्रोपोडा की जो क्लास है इंसेक्टा, उसकी आगे ये सब क्लासेस हैं, लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स। डिप्टेरा में 2 विंग्स वाले जो आते हैं, कौन कौन आ जाते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल पता किस किस का, हमारी एनसीईआरटी वाले ही लिखेंगे बस, हम ज़्यादा नहीं। मस्कीटोज आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास फ्लाइज आ जाती हैं, यहाँ पे हमारे पास मोथ्स आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास बटरफ्लाइज, फ्लाइज में ही आ जाएंगी, बटरफ्लाइज भी लिख दूँ क्या, चलो छोड़ो। कोलियोप्टेरन्स में हमारे पास कौन आ जाते हैं, कोलियोप्टेरन्स के एग्जाम्पल बेटा हमारे पास होती हैं बीटल्स, और यहाँ पे हमारे पास लेपिडोप्टेरन्स में आ जाता है आर्मी वॉर्म, एक होता है हमारे पास टोबैको वॉर्म, टोबैको वॉर्म। ये सारा इंफॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया है। तो क्राइजीन्स वाला, ये जो पेस्ट रेजिस्टेंस का ये क्राइजीन वाला तरीका है, ये इंसेक्टा की, मतलब कौन कौन से कीड़े मकोड़ों के अगेंस्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्टा के, लेपिडोप्टेरन्स के लिए, कोलियोप्टेरन्स के लिए और डिप्टेरन्स के लिए क्राइजीन वाला मैकेनिज्म हमारा काम करेगा। ठीक है, और क्राइजीन को यूज़ कैसे करना है, इनकी स्पेसिफिसिटी के हिसाब से, कि कौन सा क्राइजीन कौन से पेस्ट के अगेंस्ट काम करेगा और उस प्लांट में डालेंगे, किस प्लांट में डालेंगे, वो स्पेसिफिसिटी भी हमें उसकी चेक करनी पड़ेगी। समझ में आ गया। तो ये तो हो गया बेटा बीटी के बारे में, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल है ना, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी सोयाबीन, बीटी कॉर्न, बीटी पोटैटो, ये सब कुछ आ गए हमारे उसमें। अब आप नेक्स्ट आ जाइए गोल्डन राइस। अब गोल्डन राइस किस में पढ़ा था हमने, देखो, अच्छा किधर गए, कहाँ बनाया था हमने अपना टेबल, टेबल टेबल टेबल, ये है, देखो बेटा, अरे पेस्ट रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस में हमने बीटी कॉटन बना ली। बीटी कॉटन के साथ मैंने आपको कितने सारे और एग्जांपल बता दिए, बीटी कॉटन में बस मैकेनिज्म को डिटेल में बता दिया, ये पढ़ लिया। अभी आरएनए इंटरफेरेंस थोड़ा लंबा, इस पे बाद में आते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल वैल्यू। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने क्रॉप के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू, यील्ड के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू को कैसे बढ़ाया। देखो अब इसका एग्जाम्पल आ जाता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ जाता है बेटा गोल्डन राइस का हमारे पास। खाएं कभी गोल्डन राइस, कॉस्टली बहुत है, बहुत कॉस्टली, और अवेलेबल भी कहीं कहीं पे किसी हाई फाई ग्रोसरी स्टोर में ही है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। ब्राउन राइस को इससे मत कंफ्यूज करना, ब्राउन राइस तो यूजुअली हर जगह हमें मिल ही जाते हैं ना। ब्राउन राइस अलग है बेटा, गोल्डन राइस अलग है। गोल्डन राइस बिल्कुल ऐसे हैं जैसे चावल के दाने के अंदर हल्दी या कोई पीले रंग का पानी हमने इंजेक्ट कर दिया हो। जैसे नॉर्मल चावल को हम देखेंगे ट्रांसपेरेंट या वाइट से कलर के होते हैं ना, ये आपको बिल्कुल येलोइश, गोल्डन येलोइश कलर का टिंच झलकेगा, उनको ऐसी मुट्ठी में ऐसे लगेगा, अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लग रहा है गोल्डन राइस हाथ के अंदर, ऊपर कुछ नहीं चढ़ी हुई परत, अंदर से ही वो गोल्डन दिखाई दे रहे हैं। किसकी वजह से? गोल्डन राइस हमने कैसे बनाई? वैसे राइस का साइंटिफिक नेम क्या होता है?
राइस का साइंटिफिक नेम होता है बेटा ओराइजा सेटाइवा। ये क्या है? एक टेम्परेट वैरायटी है राइस की, ओराइजा सेटाइवा। और हमने क्या किया, इस ओराइजा सेटाइवा के अंदर हमने डाले डेफोडिल, एक प्लांट है, पढ़ा हुआ है ना, डेफोडिल्स की पोएम भी पढ़ी है आपने, डेफोडिल। डेफोडिल का साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा? नारसिसस स्यूडो नारसिसस, नारसिसस स्यूडो नारसिसस, ये है बेटा नेम डेफोडिल का साइंटिफिक नेम। तो डेफोडिल से क्या किया साइंटिस्ट ने? निकाला बीटा कैरोटीन का जीन, और इस बीटा कैरोटीन के जीन को इनकॉर्पोरेट करवा दिया किसके अंदर? ओराइजा सेटाइवा में। और ये बीटा कैरोटीन का जीन क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या बनाता है ये? विटामिन ए प्रोडक्शन। इससे क्या बनता है? विटामिन ए बनता है। तो हमने डेफोडिल से जीन निकाला बीटा कैरोटीन का, उसको डाल दिया ओराइजा सेटाइवा के अंदर। अब जो ये चावल बनेंगे ना, चावल के अंदर क्या होता है? यूजुअली कार्बोहाइड्रेट कंटेंट सबसे ज़्यादा हाई होता है, हम उसी के लिए खाते हैं, स्टार्च बहुत होता है राइस के अंदर। उसके साथ साथ हमें क्या मिल जाएगा? विटामिन ए भी। तो चावल खाने से कभी सोचा है विटामिन ए भी मिल सकता है? विटामिन ए के तो इतने सारे सोर्स हैं हमारे पास, है ना। तो वो सारे सोर्स, एडिशनल सप्लीमेंट, अब हमें विटामिन ए के लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गोल्डन राइस खा रहे हो, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए भी बन रहा है, क्योंकि ये जीन जब इसके अंदर जाएंगे फिर ये क्या बनाएंगे वहाँ पे जाके? ये ट्रांसलेट करेंगे, इनसे क्या बनेगा? मतलब बीटा कैरोटीन जीन है, बीटा कैरोटीन जीन से क्या बनेगा? विटामिन ए। और जब आप राइस खा रहे हैं तो वो विटामिन ए आप भी खा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर क्या जा रहा है? जा तो बीटा कैरोटीन जीन रहा है, पर हमारे लीवर में, हमारी गट के अंदर जाके वो बीटा कैरोटीन जीन क्या बनाना शुरू कर देगा? विटामिन ए प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो इस बीटा कैरोटीन जीन की वजह से इन ये राइस का कलर कैसा हो जाता है? येलोइश गोल्डन। तो ये जीन इंट्रोड्यूस करने के बाद इनकी अपीयरेंस में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है, और ये कैसे दिखने शुरू हो जाते हैं? येलोइश गोल्डन। किसकी वजह से? बीटा कैरोटीन जीन की वजह से। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? अब देखो अगेन, एक जीन हम प्लांट के अंदर डाल रहे हैं। जब भी जीन प्लांट के अंदर डाला, और मैंने बताया था प्लांट के लिए हम वेक्टर कौन सा यूज़ करते हैं हमेशा? टी.आई. प्लाज्मिड। कहाँ से मिला? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस बैक्टीरिया से, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड पे जीन चढ़ाया और इसको भेज दिया हमने राइस के अंदर। तो राइस क्या प्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया राइस ने? अब ये नहीं है भरे भराए प्लांट के अंदर आप इंजेक्शन लगा रहे हो इनके, नहीं बेटा। मैंने कहा ना, टिश्यू कल्चर के टाइम पे सेल के अंदर या तो वो जाइगोट स्टेज पे है या वो एम्ब्रियो स्टेज में है, तो वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ताकि उससे जब वो पूरा प्लांट बने, सेल डिवाइड हो, जाइगोट इतनी सारी सेल्स बने, तो ईच एंड एवरी सेल के अंदर ये जीन चला जाए। ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ही बेटा एक एग्जाम्पल और हम कर लेते हैं। वो एग्जाम्पल किस चीज़ का है? वो है हमारे पास, किधर गया हमारा टेबल, ये रहा। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, मेडिसिनल वैल्यू ऑफ प्लांट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। वैसे पढ़ना तो इसको मेडिसिन में चाहिए, पर चलो इसको यहीं पढ़ लेते हैं, प्लांट की बात है तो यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। गोल्डन राइस ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक हीरोडिन प्रोड्यूसिंग। हीरोडिन क्या होता है? हीरोडिन के बारे में पता है? पहले तो मैं यहाँ लगा देती हूँ एक लाइन, ताकि आपको ये नहीं लगे कि गोल्डन राइस है। अब हम यहाँ से क्या प्रोड्यूस करवा रहे हैं? प्रोडक्शन ऑफ एंटीकोएगुलेंट, और उस एंटीकोएगुलेंट का नेम क्या है? दैट इज हीरोडिन फ्रॉम अ प्लांट, from a plant using बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं हम किस चीज़ में? हम एक, हीरोडिन क्या है? एक तरह का एंटीकोएगुलेंट है, और इसकी क्या है? एंटीकोएगुलेंट की बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिनल वैल्यू है। क्यों है भाई? एंटीकोएगुलेंट की ज़रूरत है हमें, एंटीकोएगुलेंट चाहिए ना। जब तक हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्लड है, ठीक है, ब्लड अगर बॉडी से बाहर आएगा तो जम जाएगा, क्लोटिंग हो जाएगी। उस क्लोटिंग को रोकने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक एंटीकोएगुलेंट की। और वो एंटीकोएगुलेंट क्या है? हीरोडिन है।
और कहीं पे सपोज करो हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी ब्लड के क्लॉट्स बन गए, कुछ हो गया जिसकी वजह से हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, ये वो सब कुछ हो सकती है प्रॉब्लम, है ना, ब्लॉकेज हो जाती है। तो उन उन क्लॉट्स को अगर क्लियर करना है तो बॉडी के अंदर क्या दे दो, हिरुडिन डाल दो, एंटीकोएगुलेंट डाल दो, वो जाके उन क्लॉट्स को क्या कर देगा, साफ कर देगा। तो इसकी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिनल वैल्यू है और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी है। और ये हिरुडिन पता है हमें, ये एंटीकोएगुलेंट नेचुरली कहाँ से मिलता है, नेचुरली can be obtained from salivary gland of leech। लीच पढ़ी थी ना हमने, क्या लीच थी जिसका नेम था हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया लीच पढ़ी थी ना, हिरुडिन। तो उससे हमें हिरुडिन एरिया से क्या मिलता है, हिरुडिन एंटीकोएगुलेंट, क्योंकि जब वो हमारा ब्लड सक करती है, हमारा ब्लड उसकी बॉडी के अंदर गया तो वो ब्लड तो क्लॉट हो जाएगा। तो लीच कैसे फिर उसको यूटिलाइज कर पाएगी, तो लीच ने अपनी बॉडी के अंदर ही बायोलॉजिकली मैकेनिज्म से क्या बना रखा है, एक और एंटीकोएगुलेंट। जैसे ही हमारा खून चूसती है लीच, हमारी बॉडी पे चिपकती है ना, खून चूसती है, तो वो खून उसकी बॉडी में जाके क्लॉट नहीं होता, वो लिक्विड ही रहता है। क्यों रहता है फ्लूइडिक फॉर्म में, क्योंकि उसके पास अपना एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट होता है। हिरुडिन कहाँ प्रेजेंट होता है, उसकी सलाइवरी ग्लैंड में। तो ये हिरुडिन हम कहाँ से निकाल सकते हैं, नेचुरली फ्रॉम दी सलाइवरी ग्लैंड ऑफ लीच। अब इतनी सारी लीच कौन उगाए, कौन पैदा करे, कौन रख रखाव करे भैया, और ऊपर से जानवर की हत्या, फिर उसकी सलाइवरी ग्लैंड निकाल के उससे हम ये एंटीकोएगुलेंट निकालेंगे तो काम बहुत बढ़ जाएगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना। इतनी सारी लीचीज हमें पैदा करवानी पड़ेंगी और सब उनका रख रखाव करना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए अगेन वी पुट आवर माइंड, क्या किया, अपने माइंड का यूज़ किया, और हमने क्या की, बायोटेक्नोलॉजी की। हमने क्या किया, हिरुडिन में से ये जो हिरुडिन प्रोड्यूस हो रहा था, लीच कर रही थी ना, क्योंकि उसकी बॉडी में हिरुडिन को प्रोड्यूस करने वाले जीन थे। तो क्या किया हमने, इस लीच की बॉडी से क्या एक्सट्रैक्ट कर लिए, लीच की बॉडी से हमने क्या निकाल लिए, हिरुडिन प्रोड्यूसिंग जीन्स। लीच की बॉडी से हमने निकाले हिरुडिन को कोड करने वाले जीन, और इन जीन को हमने डाल दिया, पता किस में, हमने इसको डाल दिया, अरे इधर को लिख देते हैं, ब्रेसिका नेपस के अंदर। क्या होता है ब्रेसिका नेपस, शलगम। ब्रेसिका नेपस के अंदर हमने इसको डाल दिया। अच्छा, अब ये है जीन हमने डाल दिए होस्ट में, अगेन वेक्टर लगेगा। वेक्टर कौन लगेगा, प्लांट के अंदर डाल दिया ना, प्लांट के लिए सबसे अच्छा, मैक्सिमम 99 केसेस में जो वेक्टर यूज होता है वो अगेन टीआई प्लाज्मिड। तो हमने ये जीन निकाले लीच से, लीच के जीनोम से, उनको बिठाया वेक्टर के ऊपर, टीआई प्लाज्मिड के ऊपर, और उसको भेज दिया अपने होस्ट के अंदर, ब्रेसिका नेपस के अंदर। तो ब्रेसिका नेपस के अंदर आके वो क्या कर गए, एक्सप्रेस कर गए, और उससे क्या बनना शुरू हो गया, हिरुडिन। पता कहाँ पे, सीड्स। हमने क्या किए, सीड्स कलेक्ट करो, और सीड्स के अंदर से आपको क्या मिलेगा, यू कैन एक्सट्रैक्ट दी हिरुडिन। सीड्स के अंदर से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हिरुडिन। तो जो ये जीन था वो सीड में जाके क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, और बहुत सारा सीड्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है हिरुडिन। तो वो सीड ले लो, उन सीड से या तो हिरुडिन निकालो, और कुछ सीड्स को दोबारा आप सो कर दो, उनसे फिर जो प्लांट आएंगे उनमें से फिर इतने सारे सीड आएंगे, उनमें से फिर हिरुडिन निकाल लो, और कुछ सीड को फिर सो कर दो। तो देखो पूरा का पूरा आपके पास फैक्ट्री बन जाएगी हिरुडिन की, लग गई ना फैक्ट्री। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के टाइम में। बहुत सारे, अभी हम आप लोग वो पढ़ के आए हो ना, सारी की सारी ह्यूमन फिजियोलॉजी, वहाँ पे भी आपको देखो कितनी जगह ज़रूरत है। आप लोगों ने जब ये पढ़ा होगा, ये करवाते हैं ना हम लोग यार किडनी के लिए डायलिसिस वगैरह, वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत है। कोई ब्लड डोनेट कर रहा है तब हमें एंटीकोएगुलेंट की ज़रूरत है, हमें क्लॉट बस्टर्स चाहिए, वहाँ पे हमें एंटीकोएगुलेंट की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों में इसकी बहुत हाई मेडिसिनल वैल्यू है। तो हम ये मेडिसिन कहाँ से प्रोड्यूस करवा रहे हैं, फ्रॉम दी प्लांट। मैंने क्यों कहा था इसको मेडिसिन के सेक्शन में पढ़ेंगे, पर मैं वहाँ भूल जाती, इसीलिए हमने इसको यहीं पर पढ़ लिया, प्लांट के साथ साथ पढ़ लिया। तो हमने प्लांट से भी मेडिसिन प्रोड्यूस करवा ली यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, भूलोगे तो नहीं। तो अगर कभी भी एग्जाम्पल आता है कि ऐसा एग्जाम्पल दो कि आपने बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया और प्लांट से आपने मेडिसिन बना दी, कहाँ पे बना दी, हमने ब्रेसिका नेपस में बनवा दिया हमने हिरुडिन। तो बेटा पेस्ट रेजिस्टेंस में हमने एक कर लिया, फिर हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू गोल्डन राइस पढ़ लिया, और हमने मेडिसिनल वैल्यू भी पढ़ ली प्लांट की, जिसमें हमने क्या प्रोड्यूस करवा दिया, हिरुडिन। अब हमारे पास बचा है आरएनए इंटरफेरेंस। ये भी एक मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम क्रॉप को बनवा लेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट। पर ये जितना बीटी कॉटन जैसा इतना सिंपल नहीं है।
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और आई थिंक इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। बच्चे इसको बड़ा मुश्किल समझते हैं, तो इसलिए मैंने इसको एंड में लिया। अच्छा, अरे नहीं नहीं भाई, इससे पहले एक और बचता है हमारे पास, दैट इज़ फ्लेवर सेवर टमाटो। पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्लेवर सेवर टमाटो क्या है? एक और एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, जहाँ पे हम क्या करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट ईल्ड के साथ भी मैंने कहा था ना कि पोस्ट हार्वेस्ट ईल्ड, देखो हमने जो ये पॉइंट्स लिखे थे, बायोटेक्नोलॉजी से हम ऑर्गेनिज्म को कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई, और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्यों यूज़फुल है? क्योंकि एक तो उनमें आ गई एबायोटिक स्ट्रेस से लड़ने की शक्ति, मतलब वो अब टॉलरेंट है टू द एबायोटिक स्ट्रेस। इसका कोई भी एग्जाम्पल अपने पास नहीं है पढ़ने को एनसीईआरटी में। दूसरा, पेस्टिसाइड्स, वो क्रॉप क्या बन गई? पेस्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट बना सकते हैं हमने बना दिया। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। देखो ये वाला पॉइंट मैंने जस्टिफाई किया ना कि क्रॉप को हमने क्या बनवा दिया? पेस्ट रेजिस्टेंट बनवाया ना, बीटी कॉटन मैंने डिटेल में बता दिया। फिर हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू एनहेंस कर दी, वो भी हमने गोल्डन राइस के अंदर पढ़ा। फिर हमने एक और चीज़ कि अगर किसी भी तरह की आपको मेडिसिनल वैल्यू कुछ और भी अगर आपको प्रोड्यूस करवाना है, वो भी वैसे इसी में आ जाएगा कि न्यूट्रिशन तो नहीं मिल रहा लेकिन एक ऐसा सबस्ट्रेट, एक मेडिसिन हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो भी हमने करवा ली। अब ये वाला पॉइंट है, देखो इसका तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। अब ये वाला पॉइंट आ जाता है हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अब पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये भी है हमारे पास, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। बेटा मैं ये यहाँ क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि कई बार डायरेक्ट पता क्वेश्चन क्या आ जाता है, बीटी कॉटन में आपने बायोटेक्नोलॉजी लगाई, तो बीटी कॉटन में आपने क्या किया? बायोटेक्नोलॉजी लगा के प्लांट में क्या चेंजेस लाए? क्या चेंजेस लाए? उसको हमने पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया। या आरएनए इंटरफेरेंस के मैकेनिज्म से आप क्रॉप के साथ क्या कर रहे हो? हम उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं। मैंने इसलिए ये एक समरी का टेबल सा बना दिया आपके लिए। अच्छा, न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर आपको एनहेंस करनी है तो कैसे करोगे? क्या एग्जाम्पल है बायोटेक्नोलॉजी का आपके पास? हमने बायोटेक्नोलॉजी की है राइस में और उसको बना दिया है वाइटामिन ए एनरिच्ड, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गई राइस की, ये भी एग्जाम्पल हो गया। फिर मेडिसिनल वैल्यू, प्लांट से मेडिसिन प्रोड्यूस करवा सकते हो बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, करवा सकते हैं, लोजी करवा दी हमने हीरोडिन। और क्या आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किसी इस तरह से कर सकते हो कि प्लांट से जब हमने ईल्ड ले लिया, पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब समझते हो ना, कटाई वटाई उसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद जो लॉसेज, अब जैसे सब्जियां हैं, काट पीट आपने निकाल के खेतों से और सबसे रख ली, लेकिन आप मंडी में उनको पहुंचा ही नहीं पा रहे हो, तो 1 2 3 दिन में तो वैसे ही बेचारी गलनी, सड़नी, सूखनी, मुरझानी शुरू हो जाती हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसके साथ होती है? टमाटर, जो हमारा देसी टमाटर होता है ना। हम लोग मार्केट जाते हैं, कैसा टमाटो प्रेफर करते हैं? बिल्कुल एन हार्ड, बढ़िया रेड और बिल्कुल हार्ड सा, मतलब मस्त, जिसे बोलते हैं ना फर्म टाइप का टमाटो होना चाहिए हमारे पास, टाइट टाइट सा। हरा भी नहीं होना चाहिए, हरा तो भैया पकने में बड़ा टाइम लेगा, है ना। और बिल्कुल ऐसे वो सौगी और वो थोड़ा ढीला ढीला होगा, वो हम रखेंगे इन्हें में पता अगले दिन वो गल सड़ जाएगा। तो कैसा टमाटो लेते हैं हम? थोड़ा सा हार्ड वाला, मतलब जो हो रेड पर बिल्कुल ऐसा लगे एकदम फ्रेश टमाटो है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत टमाटो के साथ क्या थी? जैसे उसकी हार्वेस्टिंग हो गई, अगर 2 से 3 दिन के अंदर, है ना, आपके नहीं बिक रहे हैं, जितने सेल हुए हो गए, बाकी पड़े 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 ही 2 3 दिन में गल सड़ जाते थे, तो क्या फ़ायदा हुआ टमाटो की क्रॉप लगाने का? तो टमाटो को क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उसको गलने सड़ने से हम बचा सकते हैं? इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं कि टमाटो की क्या हम शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं कि जो टमाटर 2 से 3 दिन ही सिर्फ चल रहा है, उसके बाद हमारी फिर ख़राब हो जाता है, मुरझा जाता है, गल सड़ जाता है, क्या हम उसका ये टाइम पीरियड जो उसकी शेल्फ़ लाइफ है कि वो ज़्यादा दिन चले, 2 3 दिन की बजाय 10 12 15 दिन तक वो मुरझाए नहीं, ख़राब नहीं और वो ऐसा ही फ्रेश रहे, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? तो उसका भी तोड़ हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी ने दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। हमने टमाटो के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी कर दी और उसको क्या बना दिया? एकदम फर्म बना दिया। अब जो टमाटर, हाइब्रिड टमाटर जो आते हैं ना, मोटे मोटे बड़े बड़े लाल लाल टमाटोज़, जो बेसिकली ग्रेवीज़ के लिए आप लोग यूज़ करते हो, वो टमाटो कौन से हैं? वो यही वाले टमाटो हैं जो हमने बायोटेक्नोलॉजी से बनाए, जिनको बोलते हैं ना हाइब्रिड वाले हैं जी। ये देसी वाला है, देसी वाले का छिलका पतला होगा, खट्टे होंगे, है ना, ज़्यादा राउंड राउंड होंगे वो, और वो जो होगा दूसरे वाला वो थोड़ा ऐसा लंबा सा होता है, रेड होता है। चलो वो चीज़ें आप अपनी बाकी मम्मा से पूछ लेना क्या है क्या नहीं है, तो हमें तो अपना क्या पढ़ना है। अब जो टमाटो हमने बायोटेक्नोलॉजी से बनाया है उसका नेम है फ्लेवर सेवर टमाटो।
कैसे बनाया है। अब देखो बेटा, ये है हमारे पास, अच्छा फ्लेवर सेवर टमाटो को पढ़ने के लिए भी हमें ना वैसे पढ़नी तो जीन साइलेंसिंग ही पड़ेगी। पहले चलो एक बेस बना लेते हैं। देखो टमाटो किस वजह से, टमाटो की गलसड़, जो टमाटो का जो फसल है वो किस वजह से ख़राब हो रहा था, ड्यू टू ओवर राइपनिंग, ओवर राइपनिंग या ओवर राइपन्ड टोमेटोज़। ये ओवर राइपनिंग टमाटोज में किस वजह से होती है बेटा, टमाटो के बाहर क्या होता है, उसके कोट पे क्या होती है, पैक्टिन। और ये पैक्टिन जो है ना, ओवर राइपनिंग के टाइम पे क्या हो जाता है, ये जो पैक्टिन है ना ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। जैसे ही पैक्टिन डिसॉल्व हुआ, पैक्टिन के डिसॉल्व होने के बाद जो क्या हो जाएगी, ओवर राइपनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओवर राइपनिंग स्टार्ट्स, मतलब जो टमाटो है दैट विल बिकम, क्या बोलेंगे हम उसको, लूज लूज हो जाएगा, वो बिल्कुल श्रीवल्ड श्रिंकन, गलना सड़ना शुरू हो जाएगा। अब ये पैक्टिन को अगर हम डिसॉल्व होने से बचा लें तो ये पैक्टिन क्या करके रखेगा, टमाटो को फिल्म करके रखेगा, बिल्कुल टाइट बना के रखेगा। तो ओवर राइपन टमाटो का जो पैक्टिन है वो डिसॉल्व हो जाता है। मैंने ये लिखा है, ये नहीं लिखा कि ओवर राइपन में पैक्टिन होता है, नहीं, पैक्टिन तो होता ही होता है। पैक्टिन क्या करता है, पैक्टिन कीप्स दी tomatoes firm for longer times, लंबे टाइम तक टमाटो को एकदम ताज़ा ताज़ा और कड़क रखता है एकदम। इसको हम क्या बोलते हैं कि पैक्टिन की वजह से जो टमाटो की शेल्फ लाइफ है वो बढ़ी रहती है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही ये पैक्टिन डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से टमाटो की राइपनिंग स्टार्ट हो जाती है, बस वो गल सड़ जाएगा। तो अगर हम किसी तरह से पैक्टिन का ये डिसॉल्व होना रोक दें, पैक्टिन को हम मेंटेन रखें, तो कैसे रख सकते हैं, पहले हमें रीज़न ढूंढना पड़ेगा पैक्टिन को डिसॉल्व कौन करवा रहा है। ये डिसॉल्व करवाने के पीछे किसका हाथ होता है बेटा, एक एंजाइम होता है, और उस एंजाइम का नेम है पोली गैलेक्टो यूरोनेज। ये जो पोलीगैलेक्टो यूरोनेज है ना, ये पोलीगैलेक्टो यूरोनेज एंजाइम जो है पैक्टिन को करवा देता है डिसॉल्व, और जैसे ही पैक्टिन डिसॉल्व हुई टमाटर मुरझाना शुरू हो जाता है। तो अगर किसी तरह से ये जो एंजाइम है गैलेक्टो यूरोनेज, इसका कोई जीन भी तो होगा ना, एंजाइम के लिए कौन कोड करता है, जीन। तो इस एंजाइम के जीन को अगर मैं ढूंढ लूँ और मैं उस जीन को किसी तरह साइलेंस कर दूं कि चुप, तुझे अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखाना, तेरे को ये एंजाइम नहीं बनाने देंगे। अगर ये एंजाइम नहीं बना तो पैक्टिन डिसॉल्व नहीं होगा, पैक्टिन डिसॉल्व नहीं हुआ तो टमाटो की शेल्फ लाइफ बढ़ गई। जितनी देर तक पैक्टिन उसके आसपास है टमाटो क्या रहने वाला है, फर्म रहेगा, है ना, एकदम कड़क रहेगा, तो हमारे लिए बेटर है। तो कैसे हम टमाटर की शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, उसके पैक्टिन को मेंटेन करके। पैक्टिन मेंटेन कब रहेगा, अगर उसको डिसॉल्व करने वाले एंजाइम को हम करवा दें चुप। तो ये वाला जो एंजाइम है, इसके लिए जो जीन है, इस जीन को हमें क्या करवाना पड़ेगा, साइलेंस। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की हेल्प ले रहे हैं, जीन साइलेंसिंग की। और वो जीन साइलेंस कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे बेटा कहाँ पे, आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर। चलो, अब जीन साइलेंस अगर हमने करवा लिया तो ये जीन क्या करेगा, एक्सप्रेशन नहीं देगा, एंजाइम नहीं बनेगा, कोई एंजाइम नहीं बना तो पैक्टिन डिसॉल्व नहीं होगा और शेल्फ लाइफ ऑफ टमाटो विल बिकम लॉन्गर। तो जीन साइलेंसिंग कैसे करवाते हैं हम यहाँ पे, यूजिंग आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। अब ये जो आरएनए इंटरफेरेंस होती है ना बेटा, चलो इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस ना, वैसे जिसे हमने उसमें पढ़ा था ना बैक्टीरिया के अंदर, जब हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़े थे, मैंने क्या बताया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने कहाँ से निकाले थे, बैक्टीरिया से निकाले थे। क्योंकि बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर। जो कौन चलाते हैं उस डिफेंस मैकेनिज्म को, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बताया था ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम कहाँ से निकालते हैं, प्रोकैरियोट में से। वहाँ क्यों प्रेजेंट है, उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म कि कोई वायरस अंदर घुस गया तो कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो जो खुद का बैक्टीरिया का अपना जीनोम था उसको मिथाइलेटेड कर देते हैं ताकि मेरे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपने जीनोम को काटे ना। लेकिन जो वायरस वाला आ रहा है उसको काट काट के उसका बुरा हाल कर देते हैं।
तो जो फॉरेन डीएनए वायरस का बैक्टीरिया के अंदर अगर आ रहा है उसको तो क्लीव कर देते हैं और अपने को बचा लेते हैं बाय डूइंग मिथाइलेशन। तो उनके पास ये डिफेंस मैकेनिज्म था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की फॉर्म में। ऐसे ही बेटा यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। और वो डिफेंस मैकेनिज्म हमारे पास क्या होता है, वी प्रोड्यूसेस सम डाइसर्स, वी प्रोड्यूसेस सम रिस्क प्रोटीन्स, रिस्क आरएनएस, वो अभी बताऊंगी आपको क्या होते हैं। तो हमारे अंदर भी ना यूकैरियोटिक डिफेंस, ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है, व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस, ये नेचुरली प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स के अंदर एज अ पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक डिफेंस मैकेनिज्म। क्या है ये, एक यूकैरियोटिक डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, अब इस पे बेटा बात करने का तो दिल है, लेकिन हमारे पास टाइम की थोड़ी सी रहती है पाबंदी। ज़्यादा लंबा लेक्चर को हम घसीटेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा सा इन चीज़ों को ना धीरे धीरे आराम आराम से टाइम दे के हम लोग समझेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो इसको पट 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 ऐसे करके मैं इसको पढ़ाना नहीं चाहती, बड़े आराम से इसको पढ़ाना चाहती हूँ। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे जीन साइलेंसिंग। क्योंकि बहुत सारी जगह पे क्या होता है, देखो बेटा बायोटेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, या तो कुछ जीन ऐड करवा देंगे, जैसे हमने बीटी वाले जीन निकाले कॉटन के अंदर ऐड करवा दिए, या तो जीन एडिशन से काम चलता है या जीन सब्ट्रैक्शन से काम चलता है। और बहुत सारी जगह ये होता है ना तो जीन ऐड करवा पा रहे हैं ना जीन निकाल पा रहे हैं, तो क्या करें, क्या करें, हम उन जीन को चुप करा देंगे। जैसे अब यहाँ पे फ्लेवर सेवर में चुप कराया पैक्टिन वाले जीन को, ऐसे ही हम टोबैको के अंदर अभी मिलाइडोगाइनी इनकोग्निशिया, उसका जो एक वर्म है, उसके भी जीन को हम चुप कराएंगे कि बस चुप करो, तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें चुप बैठना है। और उनको चुप कराने का, उनको साइलेंस करने के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। कहाँ से आया ये माइंड में, ये ऑलरेडी यूकैरियोट्स के अंदर एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, वहाँ से हमने इसको देखा कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर। अगर कोई पेस्ट आ रहा है और वो कोई डिजीज़ कोज करना चाह रहा है, और उन डिजीज़ कोजिंग जीन को हम किसी तरह, अब कितने पेस्ट आएंगे उनको पकड़ पकड़ के उनके जीन कहाँ से निकालें, और प्लांट को हम अपने को पेस्ट रेजिस्टेंट बना नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो पेस्ट आ रहा है वो आए, वो बीमारी कोज ना कर पाए। कोज किसकी वजह से कर रहा था, अपने जीन की वजह से। तो हम अपने प्लांट में कुछ ऐसा कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे कि पेस्ट अगर आएगा और उसको इन्फेक्ट करना चाहेगा, तो उसके जीन वहाँ काम नहीं करेंगे, हमारा प्लांट की सेल कह देंगे चुप, ये जीन यहाँ नहीं चलेंगे, ले जाओ अपने जीन को, तो उन जीन को साइलेंस करवा दिया जाएगा। समझ रहे हो, तो ये है जीन साइलेंसिंग का सेंट्रल आइडिया, जिसके ऊपर बेटा हम लोग काम करेंगे कल। जीन साइलेंसिंग का मतलब है आरएनए इंटरफेरेंस को हम समझेंगे कल। तो फ्लेवर सेवर टमाटो मैंने आज बता दिया है कि कैसे बने हैं ये टमाटो। फ्लेवर का मतलब समझ रहे हो ना, फ्लेवर का मतलब ये खुशबू नहीं है, फ्लेवर का मतलब क्या है, देयर फेमनेस, टमाटो का जो कड़कपन है हमने उसको सेव कर लिया है, तो फ्लेवर सेवर टमाटो। तो इसको उस वाले फ्लेवर से कि खुशबू, खुशबू तो चलो जो नेचुरल है टमाटो की वो तो है ही, थोड़ी सी होती है, लेकिन यहाँ पे फ्लेवर का मतलब है उनका कड़कपन, कि उसको हमने सेव कर लिया, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया, इसमें भी हेल्प कर रही है जीन साइलेंसिंग या आरएनए इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे बेटा, उसको हम लोग डिटेल में लेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।